प्रायोजक है wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बहुत जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं। सप्ताह का पहला दिन है और हम चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं। यश जी, आज के प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित की गई है? हरिभूमि अखबार में सबसे पहली खबर है, रासुका पर भड़की भाजपा, भूपेश बोले केंद्र का कानून अपनी सरकार से खत्म करा ले। ये कल दोपहर में लगभग 1 बजे के करीब राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जो प्रदेश सरकार का जो अभी जो नया कानून के तहत आदेश जारी किया है भूपेश बघेल ने कि सभी डीएम को अगर जो धार्मिक व्यवधान मतलब धार्मिक मामलों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, सांप्रदायिक तनाव फैलाता है, उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के लिए आदेश किया गया है। तो इस मामले को लेकर जो अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी करी थी, तो उसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रासुका जो जिस प्रकार आदेश जारी किया वो गलत है। तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भूपेश बघेल ने सीधा सीधा बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया, चूंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साहू जी, वो खुद वकील है और भूपेश बघेल ने कहा कि अगर वो खुद अधिवक्ता है तो उनको जानकारी क्यों नहीं है कि ये कानून केंद्र का है। तो उन्होंने सीधा सीधा लगाया कि रासुका केंद्र का कानून है, भ्रम फैलाने हाय तौबा मचा रहे हैं। तो ये सीधा आरोप लगा दिया है कि जानकारी नहीं है। बीजेपी डायरेक्ट इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चूंकि कानून राज्य का नहीं केंद्र का है। तो भूपेश बघेल का जो पलटवार है बहुत सटीक का पलटवार है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की थी, तो उसको चूंकि मामला नारायणपुर से जुड़ा हुआ है, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, तो धर्मांतरण लगातार जो धर्मांतरण के नाम पर उत्पात जिस प्रकार मचाया जा रहा था, ग्रामीणों को गांव से निकाल दिया गया था, तो उसको देखते हुए राज्य की भूपेश सरकार ने ये रासुका का कानून लगाने का फैसला है ना। भूपेश बघेल जी ने एक और बात कही कि प्रदेश की खुशहाली भाजपा को अच्छी नहीं लग रही है। अब ये मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाजपा को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर कहीं भी सांप्रदायिकता फैले या सांप्रदायिकता के नाम पर दो फाड़ हो, तो वो किसी भी राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए वो गलत है। तो शांति और मतलब छत्तीसगढ़ वैसे भी शांति प्रदेश है हमारा। और रमन सिंह जो पूर्व सीएम है, उनका भी ये बयान है कि रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं, कांग्रेस सुरक्षा कानून है। अब इस पर भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता, चूंकि रासुका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिनियम है ना, कानून, तो उसमें साफ साफ उल्लेखित है राष्ट्रीय। तो अब ये प्रदेश का कानून है कि राज्य का कानून है, तो वो एक तरफ ये कानून जो है केंद्र ने लागू किया है, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा कि भाई केंद्र से बंद करा लो, अपनी सरकार से बंद करा लीजिए, मगर इसका विरोध भाजपा क्यों कर रही है इतना? क्या छूट चाह रही है भाजपा यहाँ पे? देखिए क्या है कि जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि आज 4 साल बीत गए, प्रदेश सरकार के कार्यकाल 4 साल खत्म होने जा रहे हैं, 5वां साल चल रहा है। तो इस 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं उठाई है तो जिससे कांग्रेस के का विरोध कर सके। मेरे नज़र में तो अब तक नहीं आया, इतने 4 सालों में देखा। तो ये कांग्रेस बीजेपी ने इसको भुनाने का प्रयास किया। इस जो अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी करी है, तो ये अगर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था तो और कोई मुद्दा उठाती, मैं ये मानना था, क्योंकि किसी भी प्रदेश या राष्ट्र में
सांप्रदायिक दंगा फैलाने के खिलाफ जो खिलाने वाले व्यक्ति है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये रासुका से एक प्रकार से ये भी देखा जा रहा है कि आवाज दबाने के लिए लगाया कानून, ये रमन सिंह ने कहा है, पूर्व सीएम रह चुके छत्तीसगढ़ के प्रदेश के, तो उन्होंने कहा है कि आवाज दबाने के लिए इसको लागू किया गया है। तो और ये भी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण धर्मांतरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। तो देखिए आवाज कैसे दब रही है? नहीं, आवाज दबने वाला डॉक्टर रमन सिंह ये क्यों कह रहे हैं, ये समझ से परे है मेरे, क्योंकि मैंने भी नारायणपुर जाके देखा तो वहां पर लोगों से मेरी जब बात हुई तो उनका ये कहना था साफ साफ कि मैं एक 21 साल 22 साल के लड़के से हमारी चर्चा हो रही थी, तो उसका कहना था कि मैं यादव हूँ, मैं उस धर्म को मानता हूँ, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट है अभी भी यादव, और स्कूल सर्टिफिकेट या कॉलेज सर्टिफिकेट यादव के इसमें। तो मानना और पूजना एक अलग है, लेकिन अब रिकॉर्ड रूप में अगर मान लो इसके स्कूल सर्टिफिकेट में या और कहीं शासकीय दस्तावेज में अगर वो दर्ज होता है कि वो ईसाई बन गया या क्रिश्चियन बन गया या मुस्लिम बन गया या और कुछ धर्म में चले गया, तो वो गलत होता। लेकिन मानना और लिखित रूप में जो इसको बोलते हैं अपन कानूनी रूप में जो अगर धर्मांतरित हो रहा है, तो एक उसमें बोला जा सकता था कि ये शब्द जी बीजेपी जैसे हम देखते हैं कि हिंदूवादी पार्टी के रूप में देश में पिछले बीते 10 सालों से अपना अस्तित्व उन्होंने बनाया है, कहीं ना कहीं 10 साल नहीं उसके पहले भी हम देखे तो क्या ये रासुका आने से कोई धर्म के मुद्दे उठा नहीं सकेगी, इसलिए तो नहीं कर रही भाजपा इसका विरोध? नहीं, देखिए अब अगर किसी का विरोध करना है तो मतलब वो कितना भी बड़ा कानून हो जाए आप विरोध कर सकते हो, चूंकि अगर जायज मांग के लिए आप विरोध करोगे तो कोई आप मतलब कोई में ऐसा भारत का संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप विरोध नहीं कर सकते, आपको विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि हम आम नागरिक हैं। तो आम नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे मामले का विरोध होना चाहिए ताकि अब जैसे अब रासुका का विरोध, तो रासुका का विरोध क्यों हो रहा है, जिस प्रकार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की कि रासुका गलत है और कांग्रेस क्रिश्चियनों को सपोर्ट कर रही है, तो ये राजनीति हो रही है इसमें, और मेरा मानना है राजनीति है केवल, और कुछ नहीं। और जैसा आपने कहा कि कोई मुद्दे नहीं है या मुद्दे उठाना नहीं चाहती भाजपा, चूंकि आपने देखा है पिछले 4 साल कांग्रेस की सरकार अभी चल ही रही है, आपने देखा है कि बीजेपी अभी तक कोई भी एक सटीक का मुद्दा लेकर नहीं आई। किसानों का मुद्दा लेके पहुंची, फिर वो खत्म हो गया, बेरोजगारों का मुद्दा लेके पहुंची, वो भी खत्म हो। चूंकि जो भी मुद्दा लेके अगर विपक्ष पहुंचता है राज्य सरकार के ये आंदोलन करता है, तो उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसका निराकरण तैयार रखते, ये चीज मैंने देखा है। तो इसीलिए अभी तक मतलब बीजेपी के जो बड़े लीडर है उनको मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दे लेके आए जिसमें राज्य सरकार घिर जाए। अभी ईडी को लेकर बात करते हैं या बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं, तो अगर बीजेपी प्रदेश की बीजेपी जो पार्टी है अगर वो बेरोजगारी को लेकर बात करती है, तो साफ है कि केंद्र के बारे में तब भूपेश बघेल बोलते, केंद्र ने भी कहा था कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी जो विरोध करने वाले वो शांत बैठ जाते हैं। तो इसलिए एक बीजेपी को करना चाहिए कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए ताकि और प्रदेश सरकार को घेर सके। 2 से 3 दिन पहले भू माफियाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा लेख लिखा था, शायद पत्रिका ने लिखा था अगर मुझे याद है अच्छे से, तो उसमें साफ साफ कहा गया था अधिकारी और बड़े राजनेताओं की मिलीभगत भी उसमें है जी। मगर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भू माफियाओं का, क्योंकि जमीन एक बार अगर किसी गरीब की किसी के नाम पे कर दिए जाए तो बेचारा जीवन भर लड़ता रह जाएगा। तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है बीजेपी? देखिए मैं जिस प्रकार हमारे पत्रकार बंधु ने लिखा था कि भू माफियाओं का और अवैध प्लाटिंग पर समाचार प्रकाशित उन्होंने किया था, तो आपको जानकारी होगा क्योंकि 15 साल, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, जब से गठन हुआ, स्थापना हुई है, तो आप देखेंगे 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद से लेकर 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही।
तो 15 साल में भी कई सारे अवैध प्लाटिंग हुई है, जो आज हो रहे वो उस समय भी हुए। तो एक कहा जाता है ना कि जिसकी सत्ता रहेगी उनके बंदे काम करेंगे। तो वो 15 साल में भी हुआ है, तो कैसे उठाएगी मुद्दा को? इस मुद्दे को लेकर कैसे बीजेपी सामने आएगी? क्योंकि उस समय भी हुए। तो कांग्रेस आज, अगर कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस के समर्थक बोलूंगा या कांग्रेस के फॉलोअर बोलूंगा, अगर वो आज वो काम कर रहे हैं तो 15 साल भी ये काम हुआ है, तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते ना उसमें। चलिए अब अगली खबर की ओर जाते हैं। पुराने वाहनों को कबाड़ करने राज्यों को मिलेगा 2000 करोड़ रुपया। योजना है, उसके तहत इसको जोड़ा गया है केंद्र से। और मैं आपको बता दूं कि 15 साल से अधिक अगर आपके पास पुराना कोई वाहन है तो आपको वो आप उसको नहीं रख पाएंगे, और उसके लिए ये जो छत्तीसगढ़ में अब चालू होने वाला है, तो ये आप दिल्ली देखे होंगे, दिल्ली में कई मतलब गाड़ियां जो, क्योंकि प्रदूषण के कारण ये जो 15 साल टाइम पीरियड है वो प्रदूषण को देखते हुए गया है। और चूंकि पुरानी गाड़ियां होने से वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, उनके साइलेंसर से धुआं बहुत निकलता है, चूंकि डीजल का धुआं घातक होता है जी। तो इस वजह से ये किया गया। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छा इतना पहले हो रहा है। आज दिल्ली का आप प्रदूषण का जांचेंगे तो वहाँ का प्रदूषण और छत्तीसगढ़ का प्रदूषण में बहुत अंतर है ना। तो ये अच्छा पहल है और ये होना भी चाहिए जल्द से जल्द जी, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पीछे केंद्र सरकार की एक और मंशा हो सकती है, हर राज्यों को 2000 करोड़ रुपए देने के लिए जी। जो वाहन है वो बेसिकली अब पेट्रोल और डीजल महंगा होते जा रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, तो कहीं ना कहीं जो बैटरी वाली जो कार है उसकी तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा कि जो अगली वाहन हो जो लोग खरीदे। ये कहा जा सकता है, चूंकि हम पत्रकार हम कह सकते हैं कि उस कंपनी को फायदा पहुंचाने का एक माध्यम तो नहीं, ये आप कहना चाह रहे हो सीधा सीधा। या ये भी देख सकते हैं कि आप मतलब जो बैटरी की तरफ रुख करे, क्योंकि आने वाली जो सदी है टेक्नोलॉजी है वो नहीं, चूंकि अभी बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है तो वो बहुत कम है। अगर पूरी अगर जो 15 साल वाली गाड़ियां अगर पूरी के पूरी डिसमेंटल कर दिया जाए तो स्वाभाविक है उन कंपनियों को फायदा होगा जो इस बैटरी वाली गाड़ियां बना रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब निकाला जाए तो दोनों तरफ आप देखेंगे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखे तो सेफ्टी के लिए भी पुरानी गाड़ियां उतनी 15 साल पुरानी गाड़ी उस समय जो चलती थी और जो उस समय के रोड थे, आज तो आप देखते हैं कि काफी सारे हाईवे बन गए और सारी चीजें। तो मतलब ऐसा पेट्रोल का जो किल्लत देखा जा रहा है, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जी। तो उसको देखते हुए बैटरी वाली गाड़ी का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है जो पेट्रोल हम भूमि से निकाल रहे हैं तो वो उसका भी शॉर्टेज भविष्य में देखने को मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये बैटरी वाली गाड़ियां का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज के चाय पर चर्चा में। अब अगली खबर हरिओम अखबार से हम लेंगे। नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ, 68 शव मिले, 72 में से 68 शव मिले। अभी भी 4 लोगों की तलाश जारी है। ये यति एयरलाइन की विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसको 2 बार लैंडिंग करने के लिए इसने इजाजत मांगी थी मगर नहीं मिली, और दूसरी बार जब इजाजत मांगने जा रहा था तो पहाड़ी से जा टकराया और उसमें यह जी आपको बताऊंगा, बहुत दुखद घटना घटी है नेपाल में। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हादसा हुआ है और ये बहुत मतलब बहुत दर्दनाक हादसा बोलेंगे कि इसमें 72 लोग सवार थे, जिसमें आप 68 लोगों की मौत हो गई। बाकी की जो वहाँ के पैसेंजर है उनकी तलाश जारी है। तो इसमें 15 विदेशी नागरिक थे और 5 भारतीय थे। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना। आपको बता दें कि इसके पहले जो घटना घटी है यति एयरलाइंस का, तो यहाँ जो को पायलट जो है अंजू, तो इनके पति जो थे 16 साल पहले भी यति एयरलाइंस के को पायलट थे और उनकी भी इसी यति एयरलाइंस के दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। तो ये कहा जा सकता है लगातार यति का ये दूसरा बड़ा हादसा है कि 2 बार एक्सीडेंट अगर दुर्घटना का ग्रस्त हो रहा है प्लेन, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये जिस प्रकार आपने बताया कि 2 बार परमिशन लैंडिंग की मांगे थी, तो ये कहीं ना कहीं एक उस एयरपोर्ट के कर्मचारियों और या अधिकारियों की लापरवाही। ये नेपाल का एयरपोर्ट था जिसकी अथॉरिटी ने ये कहा है कि विमान का जो हादसा हुआ है मौसम की खराबी से नहीं, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। अब ये तो ब्लैक बॉक्स आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा क्यों हुआ, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है कि जिसमें आप 68 लोगों की, मुझे तो लगता है कि सारे यात्री इसमें उनकी मौत हो गई होगी, क्योंकि 72 थे, 68 डिक्लेयर की गई है। ये नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ा था प्लेन जी, और पोखरा में लैंड होना था मगर ये हो नहीं पाया लैंड। और इसमें 5 भारतीय भी थे। ये बड़ी दुखद बात है कि 5 भारतीय भी इसमें शामिल थे। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह अभी ब्रेक के पहले हमने कार और गाड़ियों के ऊपर बात की कि बैटरी में जाना चाहिए, सेफ ऑप्शन, सेफ्टी, रोड, ये वो, तो कहीं ना कहीं जो प्लेन बनाने वाली कंपनीज है, जो एयरलाइन है, एक एयरलाइन होती है और प्लेन बनाने की कंपनी वाली अलग होती है। जैसे बोइंग हो गया या एयरबस हो गई, ये 2 कंपनियां प्रमुख रूप से जो ट्रैवलिंग प्लेन है वो बनाती है, पैसेंजर प्लेन जिसको हम बोलते हैं। तो इन कंपनी के ऊपर भी एयरलाइंस को ये देखना चाहिए कि सेफ्टी के, अब तो आप जैसे कहे कि ब्लैक बॉक्स आने के बाद ही पता चल पाएगा, ब्लैक बॉक्स, मगर इन सारी चीजों का भी ध्यान देना चाहिए प्लेन कंपनीज को खासकर। जी। और ये दैनिक भास्कर की एक खबर है जी कि चिल्फी घाट में ओस जमाने लगी हवा का असर, छत्तीसगढ़ में 3 ठंडे इलाके, अब कवर्धा भी। तो जिस प्रकार लगातार मौसम आप देख रहे होंगे बदल रहा है, तो क्या है, वहाँ आप देखेंगे कि जब ज्यादा ठंड होने से, जैसा आप अंबिकापुर का एरिया हो गया या कवर्धा के पास जो भोरमदेव के आगे चिल्फी है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर एक जब ज्यादा ठंड होने से बर्फ की परत जमने लगती है। तो छत्तीसगढ़ का जो मौसम है लगातार बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन आप देखे होंगे जब दोपहर का समय रहता है तो गर्मी रहती है और सुबह ठंडी देखी जाती है। मगर दुर्ग जिले में अगर देखा जाए या रायपुर में तो उतनी ठंड महसूस नहीं की जा रही है अब, जो पिछले 8 दिन या 10 दिन पहले मैं कहूँगा थी। जी।
तो लगातार मतलब मौसम बदल रहा है, लेकिन बच्चों और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सावधानी की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो हमारे डॉक्टर्स है कि कोविड के चेतावनी देने की सावधानी बरते। और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कोविड का जो खतरा, जिस प्रकार हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोविड का खतरा आ सकता है, बढ़ सकता है, और जनवरी एंड होते तक मार्च अप्रैल में उसका पीक आएगा, दोबारा से वो बढ़ सकता है। तो हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि कम से कम भीड़ वाले जगह में जाते समय थोड़ी सावधानी रखें, अपनी सुरक्षा रखें, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। और अपने आप को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड से एक बार पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ चुकी है। जी। तो एक कल्पना है और एक मैं कहूंगा कि आइडिया है लोगों को कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जी। क्योंकि हमारे भारतीय लोग अपने आप में इतने सक्षम होते हैं हर वो चीज का इलाज करने के लिए, या देखिए आपने देखा होगा कि जब जो पिछला जो कोविड का लहर थी, तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार के काढ़े का इजाद भारतीयों ने किया, और मतलब हर के यहाँ एक वैद्य राज मौजूद था उस समय कि आप तुलसी का पीजिए, नमक का पीजिए, इसका पीजिए, उसका पीजिए। तो ऐसे इंडियन के पास क्वालिटी बहुत रहती है। ये जो आपने बात कही कि कोविड में हर घर में राजवैद्य था, चूंकि हमारा जो देश है वो जड़ी बूटियों का देश भी है। हमारे यहाँ जड़ी बूटियां, जो हमारे यहाँ की संस्कृति या सभ्यता है, या जो पुराने शास्त्र है, वो उसको वर्ल्ड का कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो वैद्य राज वाली बात है, चूंकि भारत की पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो इलाज की पद्धति पुरानी पद्धति है, या जड़ी बूटी हो, या आज भी अब आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आज भी वैद्य राज है, जो अगर आपकी हड्डी टूट जा रही है तो उसको बस लकड़ी बांध के ही ठीक कर देते हैं। तो ये सारी परंपरा है, और उसका जितने लोगों ने उसका उपयोग किया तीसरी लहर में, उसका उनको फायदा भी मिला। क्योंकि चाय का काढ़ा, काली मिर्च का काढ़ा, हमने तो ऐसे काढ़ा का आजमाया है कि जो कभी सुना भी नहीं होगा। जी। अब अगली खबर पत्रिका अखबार से है। नक्सलियों के खिलाफ बनाई गई स्ट्राइकिंग फोर्स, मिजोरम के वेरेंटेंग में मिली है इनको ट्रेनिंग, और ये कहा जा रहा है नई रणनीति को खत्म करने का संकल्प लिया है केंद्र सरकार ने। देखिए, बहुत ये अच्छी बात है अगर लाल आतंक को खत्म करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैं जिस प्रकार केंद्र आज बोल रहे हैं कि लाल आतंक खत्म करेंगे, तो 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस समय भी खत्म किया जा सकता था। तो अचानक चलो ये होना भी चाहिए लाल आतंक का सफाया, क्योंकि लगातार जो नक्सली है वो अपने रास्ते से भटक गए जी। तो रास्ते से वापसी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। नहीं, घर वापसी कुछ नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, और लगातार नक्सली समर्पण कर रहे। लेकिन जो हार्डकोर नक्सली है, तो हार्डकोर नक्सलियों की सफाया जरूरी है, ताकि जो आदिवासी ग्रामीण जो है तो उनको टारगेट करते हैं। चूंकि भोले भाले ग्रामीण दोनों तरफ से, अगर वो नक्सलियों की मदद करती तो इधर पुलिस उनको प्रताड़ित करती, अगर वो पुलिस की मदद करते तो उधर नक्सली प्रताड़ित, तो वो तो बीच मझधार में पिसते जा रहे। तो ऐसे में अगर नक्सलियों का सफाया हो और राज्य सरकार वहां तक विकास, हम अभी आप देखेंगे कि हम नारायणपुर और बस्तर का दौरे में गए थे, तो एक गाँव में पहुंचे थे जहाँ आज तक ना सड़कें है, ना लाइट है, ना स्कूल है, ना कुछ भी नहीं। तो बुनियादी सुविधा मतलब जीवन जीने के लिए वहां पर मतलब सरकार द्वारा कुछ नहीं दिया गया। वो अपने व्यक्तिगत जो भी वो संसाधन से अपना जीवन यापन कर रहे। तो ऐसे भी गांव आज छत्तीसगढ़ में मौजूद है। तो इसीलिए हम उनको विकास की बात अगर कोई राजनेता हम सामने करता है तो हमको वो गांव उनको ले जाना जरूरी है। कि आप देखिए, आज भी आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी वो गांव में लाइट नहीं, सड़क नहीं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो खाट में उठाकर उसे 8 किलोमीटर रोड में ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है। तो आप विकास और बड़े बड़े दावे करते हैं राजनेता, तो ये
कहीं ना कहीं हजम नहीं बिल्कुल। होती। ये ऑपरेशन के साथ साथ आप ऑपरेशन तो कीजिए मगर जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, हाँ, विकास जो चाहिए एक आम 75 इंसान। साल का जो हम अभी अमृत महोत्सव भी मनाने हाँ। वाले हैं और सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का विकास हो और वहाँ के लोगों को मूल सुविधाएं मिले। जो शहर के लोग हैं जो उनको जो देखते हैं, हाँ। अपन जो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी वहाँ पे भी होनी चाहिए। वहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार हम पहुंचे थे गांव, जंगल के अंदर गांव था जहाँ पर कम से कम 20 या 25-30 घर थे, तो वहाँ पर स्कूल नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना मतलब पीने का पानी है, वो भी ना गड्ढा खोद के वो पानी पी रहे हैं, मतलब उसको झरिया बोलते थे, वो पानी पीने को मजबूर है। तो आज अगर हम विकास की बात करते हैं, हम दावा करते हैं कि हम करोड़ों का फैक्ट्री लगा दिए, इतना रोजगार दे दिए, इतने लोगों को सुविधा दे दिए, तो मुझे नहीं लगता कि बस्तर के गांव वाले को सुविधा मिले। तो मैं सोचूंगा शहर में जब गांव का विकास होगा तब शहर बढ़ेगा। जी सतीश जी, अब वक्त को ध्यान रखते हुए हमें शो को यहीं रोकना पड़ेगा। फिर हम पुनः कल आएंगे चाय पर चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार।